संतापुर गांव में बिंदु नाम की एक महिला पापड़ बेचकर अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन बिंदु पापड़ बेच रही थी कि तभी बिंदु के पास गांव का व्यक्ति राकेश आकर बोला, बिंदु दीदी, लगता है हमारे गांव में स्कूल अब कभी नहीं खुलेगा। ये क्या कह रहे हो तुम राकेश? बिल्कुल सही कह रहा हूँ दीदी। सरकार की तरफ से कुछ लोग गांव में विद्यालय खोलने के लिए गांव आए थे, पर उन्हें विद्यालय खोलने के लिए जो स्थान पसंद आया वो मुखिया का इलाका निकला। अरे राकेश, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि मुखिया ने स्कूल खोलने के लिए अपनी जमीन देने से सरकार को मना कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। मैं इस बारे में मुखिया जी से जरूर बात करूंगी। शाम को बिंदु अपने सारे पापड़ बेचकर अपने घर आ गई। उसका 10 वर्षीय पुत्र चंपक बिंदु से बोला, माँ, मैं कब से आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे भी और बच्चों की तरह विद्यालय पढ़ने जाना है। बेटा, सोचा था कि अपने गांव में विद्यालय खुल जाएगा तो मैं तुझे विद्यालय में पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। लेकिन माँ, मैं और बच्चों की तरह दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमें दूसरे गांव में जाने के लिए नाव की आवश्यकता होती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें रोज नाव से भेज सकूं। चंपक उदास होते हुए अपनी माँ की ओर देखकर कहता है, माँ, अगर आज पिताजी होते तो मुझे जरूर पढ़ने के लिए भेजते। चिंता मत कर बेटा, एक ना एक दिन मैं तुझे पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी। अगले दिन बिंदु अपने पड़ोस में रहने वाली अंजना ताई के यहाँ पर पहुंच गई। क्या बात है बिंदु, आज गांव में पापड़ बेचने नहीं गई क्या? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है ताई। आप तो जानती हैं कि मेरे बेटे चंपक को विद्यालय में जाने का कितना शौक है। वो पढ़ना चाहता है। सोचा था गांव में सरकारी विद्यालय खुल जाएगा तो अपने चंपक को वहां पर पढ़ने के लिए भेज दूंगी, मगर मुखिया जी ने सरकारी विद्यालय को अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। अब तुझे क्या बताऊं बिंदु, सारे गांव का यही हाल है। अरे गांव में जो अमीर लोग हैं वो तो अपने बच्चों को दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब हम गरीबों के पास भला नाव का किराया कहाँ है? अरे अगर दूसरे गांव का रास्ता कच्चा भी होता तो भी हमारे गरीबों के बच्चे पैदल ही चले जाते, मगर हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। दूसरे गांव जाने के लिए हमें तालाब को पार करना पड़ता है। बात तो आपकी सही है ताई, लेकिन हम गरीब लोग आखिर कब तक हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहेंगे? अगले दिन बिंदु मुखिया के घर पर जाती है। बिंदु को देखकर मुखिया मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है बिंदु, अगर पापड़ बेचने मुझे आई हो तो मैं पापड़ को खाना पसंद नहीं करता। बोलो क्या बात करनी है? मुखिया जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? मुखिया जी, मैंने सुना है कि सरकार की तरफ से कुछ लोग आपके पास आए थे। हाँ बिंदु, तुमने सही कहा। वो मूर्ख सरकारी विद्यालय खोलने के लिए मेरी ही जमीन मांग रहे थे। मुखिया जी, आप तो गांव के मुखिया हैं। अगर आप उन्हें अपनी थोड़ी सी जमीन दे देंगे तो यहाँ पर एक विद्यालय खुल जाएगा। गांव के वो बच्चे जिनके माता पिता गरीब हैं, जो दूसरे गांव में बने विद्यालय भेजने के लिए नाव का किराया नहीं चुका सकते, उन्हें कितनी आसानी हो जाएगी। यही तो हम नहीं चाहते बिंदु। आप कहना क्या चाहते हैं? बिंदु, ये राजनीति की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि अगर गांव के सभी गरीब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे तो फिर हम जैसे बड़े लोगों के खेत पर काम कौन करेगा? अब तुम खुद का ही उदाहरण ले लो। अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाती तो क्या तुम गांव में पापड़ बेचती? फिर हम गांव वाले पापड़ किससे खरीदते? मुखिया की बात सुनकर बिंदु क्रोधित हो जाती है। ये गलत है मुखिया जी, आपकी इस तरह की सोच गरीबों के लिए घातक है। तुम्हें जो समझना है समझ लो बिंदु। एक बात और बिंदु,
तुम बिल्कुल अपने पति की तरह बातें करती हो। वो भी कुछ इसी तरह से बातें किया करता था। बेचारा समय से पहले ही संसार को अलविदा कह गया। बिंदु, तुम एक विधवा हो, तुम्हारा एक 10 वर्षीय पुत्र है, तुम्हारा पापड़ का धंधा अच्छा चल रहा है। बेहतर होगा कि अपना मन पापड़ बेचने में लगाओ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बिंदु क्रोधित होकर मुखिया के घर से चली गई। शाम को बिंदु पापड़ बेचकर अपने घर पर जा रही थी कि तभी नदी के किनारे उसके कानों में किसी व्यक्ति की आवाज आई। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? बिंदु ने पलट कर देखा तो सामने एक साधु खड़े थे जो बिंदु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। साधु के चेहरे पर तेज झलक रहा था। आप तो दिखने में कोई संत लगते हैं। मैं संत ही हूँ। मैं गांव में पापड़ बेचने का काम करती हूँ। इस समय सिर्फ 2 या 3 पापड़ बचे हैं। अगर इसे खाने से आपकी भूख मिट सकती है तो ये लीजिए। संत बिंदु के हाथ से पापड़ लेते हुए बोले, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा क्रोध झलक रहा है और तुम्हारा मन अंदर से उदास भी है। बिंदु सारी घटना संत को बताते हुए कहती है, अब आप ही बताइए, क्या हम गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं है? संत बिंदु की ओर गौर से देखकर कहते हैं, जानती हो तुम्हारे गांव का नाम संतानगर क्यों पड़ा? नहीं। क्योंकि वर्षों पहले तुम्हारा गांव संतों की भूमि थी। तब यहाँ पर दूर दूर से गांव के लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए संतों के पास ही आया करते थे। समय बीतता गया और संत इस गांव को छोड़कर जंगलों की तरफ चले गए। मगर कितनी अजीब बात है कि संतों के इस गांव में आज एक भी विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं है। कल तुम गांव में बेचने के लिए पापड़ मत बनाना, बल्कि उन कच्चे पापड़ों को ठीक इसी समय लेकर इस स्थान पर आ जाना। इतना बोलकर वो संत वहां से चले गए। अगले दिन बिंदु को घर पर देखकर चंपक कहता है, क्या बात है माँ, आज पापड़ नहीं बनाओगी? बिंदु अपने बेटे को सारी घटना बताती है। मुझे तो वो कोई चमत्कारिक संत लगते हैं बेटा। आपने सही कहा, लेकिन उन्होंने आपको पापड़ बनाने के लिए क्यों मना किया? पता नहीं, अब ये तो आज शाम को ही पता चलेगा। शाम को बिंदु पापड़ बनाने का सारा सामान लेकर नदी के किनारे पहुंच गई। वो संत नदी के किनारे बैठकर बिंदु का ही इंतजार कर रहे थे। संत बिंदु की ओर देखकर कहते हैं, अब इन कच्चे पापड़ों की एक नाव बनाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? जो बोला है वो करो। मैं तुम्हारी प्रतिभा को जानता हूँ कि तुम पापड़ को कोई भी रूप दे सकती हो। संत के कहने पर बिंदु पापड़ की एक नाव तैयार करने में जुट गई। बिंदु ने एक पापड़ की नाव तैयार कर ली। जैसे ही उस संत ने पापड़ की नाव को हाथ लगाया, अचानक पापड़ की नाव का आकार एक विशाल नाव में परिवर्तित हो गया। ये देखकर बिंदु आश्चर्य से संत की ओर देखकर बोली, ये तो बिल्कुल असली नाव लग रही है। ये असली नाव से भी ज्यादा अच्छा काम करेगी। और हाँ, तुम्हारी ये पापड़ की नाव अपने आप चलेगी और तुम इसे जहां जाने का आदेश दोगी ये वहां जाएगी। अगले दिन बिंदु अपने बेटे चंपक को लेकर अपनी पापड़ की नाव से सीधे दूसरे गांव में बने हुए विद्यालय में पहुंच गई और सारी घटना प्रिंसिपल को बताती है। हमें पढ़ने वाले बच्चों की ही आवश्यकता है। पढ़ने वाले बच्चे ही अपने भविष्य के साथ साथ दूसरे का भी भविष्य सुधारते हैं। बिंदु का बेटा उस दिन के बाद पापड़ की नाव से स्कूल आने जाने लगा। बिंदु की पापड़ की नाव सभी गरीब गांव वालों के लिए मुफ्त थी और यही बात मुखिया को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि तभी गांव का जमींदार मुखिया के पास आकर बोला, क्या हुआ मुखिया जी,
आखिर ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने मुझे अपने घर की बजाय अपने खेत में ही बुला लिया? मेरे खेत को देख रहे हो जमींदार? हाँ, देख रहा हूँ। तुम्हें इतने बड़े खेत में कौन नजर आ रहा है? मैं और आप। यही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मूर्ख जमींदार, कुछ समय पहले मेरे खेत में ना जाने कितने गरीब बच्चे काम किया करते थे, मगर अब वो सब के सब विद्यालय में पढ़ने जाने लगे हैं। और ये सब कुछ हुआ है बिंदु की पापड़ की नाव की वजह से। अगर ऐसा ही हाल रहा जमींदार, तो ये पूरा गांव शिक्षित हो जाएगा और हम दोनों के हाथ में कटोरा आ जाएगा। अरे जब सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे, तो फिर हमारे और तुम्हारे खेतों में काम कौन करेगा? बात तो तुमने मेरे मतलब की है मुखिया, लेकिन इसका उपाय क्या है? जहां तक मैं जानता हूं, तो हमारे गांव में अमीरों की कम और गरीबों की संख्या ज्यादा है, और सारे गरीब इस समय बिंदु के ही पक्ष में हैं, क्योंकि वो उन सबसे अपनी पापड़ की नाव में बैठने का किराया नहीं लेती। पहले तो वो सिर्फ उनके गरीब बच्चों को ही अपनी पापड़ की नाव से विद्यालय तक छोड़ती थी, मगर अब तो उसकी पापड़ की नाव से गांव के लोग दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए भी जाने लगे हैं। बिंदु ने हमारे नाव के धंधे को भी बेकार कर दिया है। अब हमारी नाव में कोई कुत्ता तक नहीं बैठता। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, इसका उपाय क्या है? उपाय है जमींदार। कल सुबह हम सारे गांव वालों के सामने बिंदु की पापड़ की नाव को तोड़ देंगे। बिंदु की पापड़ की नाव टूट जाएगी और गांव वालों के दिलों में दोबारा हम दोनों का खौफ भी बैठ जाएगा। अगली सुबह मुखिया और जमींदार नदी के किनारे पहुंच गए। मुखिया और जमींदार को एक साथ देखकर बिंदु बुरी तरह से चौंकती हुई कहती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पापड़ की नाव को चकनाचूर करने आए हैं। बातें मत करो मुखिया, इसकी नाव को हथौड़े से तोड़ दो। चिंता क्यों करते हो जमींदार? इसकी नाव पापड़ की है, इसे तोड़ने के लिए हमारे हाथ ही काफी हैं। मुखिया ने बिंदु की पापड़ की नाव को हाथ लगाया ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहीं संत प्रकट हो गए और क्रोध भरी नजरों से मुखिया और जमींदार की ओर देखते हुए बोले, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों इस पापड़ की नाव को इतनी आसानी से तोड़ दोगे? जानते हैं, जब हम दोनों को पता चला था कि ये पापड़ की नाव असली नाव से ज्यादा अच्छा काम कर रही है, तभी हमें संदेह हुआ था कि इसमें जरूर किसी न किसी चमत्कार का हाथ है। और तुम मूर्ख उसके बाद भी यहाँ चले आए। तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक इन बेचारे गांव वालों को अशिक्षित रखा है, और इसके लिए मैं तुम्हें एक अनोखा दंड दूंगा। इतना कहकर संत जमींदार और मुखिया को घूर कर देखने लगे। अचानक मुखिया और जमींदार पापड़ में परिवर्तित हो गए और एक धमाके के साथ वो दोनों पापड़ की नाव बन गए। अब तुम सबके पास एक नहीं बल्कि 3 पापड़ की नाव है। इतना बोलकर संत वहां से गायब हो गए और इस तरह से गांव वालों को पापड़ की नाव के साथ साथ मुखिया और जमींदार से छुटकारा भी मिल गया। उज्जैन की प्रसिद्धि देश की सीमा से पार विदेशों तक फैल जाती है और उज्जैन में विदेशी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो जाता है। इन्हीं पर्यटकों के साथ देवस्थान का विदेशी राजदूत भी उज्जैन में आकर महाराज से मिलता है। महाराज की जय हो। मैं देवस्थान का राजदूत आपकी सेवा में अपने महाराज का संदेशा लेकर आया हूँ। देवस्थान राज्य उज्जैन नगरी के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहता है। इन संबंधों की शुरुआत के लिए हमारे महाराज ने आपकी सेवा में एक सोने की नाव भेंट की है। क्या? सोने की नाव? सचमुच वो सोने की नाव होगी? कहाँ है सोने की नाव? नाव शिप्रा नदी के तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हम आपके महाराज के इस तोहफे से बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। हम आपके राज्य से अवश्य दोस्ती करेंगे। महाराज, आप उचित समझे तो चलकर सोने की नाव को देख लें।
हाँ महाराज, हम भी यही चाहते हैं कि आप इस सोने की नाव में बैठकर उसका सम्मान बढ़ाएं। ठीक है, हम नाव की सवारी अवश्य करेंगे, लेकिन कालजयी के साथ। महाराज, कालजयी को दरबार में आने की सूचना दी थी, लेकिन वो नहीं आया। शायद वो इससे खुश नहीं है। क्या मतलब? कालजयी नहीं चाहता कि कोई आपको सोने की नाव तोहफे में दे। ऐसा नहीं है सेनापति जी, आपने अभी तक कालजयी को समझा नहीं है। आइए महाराज, नाव में बैठिए। सचमुच ये तो सोने की नाव है, कितनी सुंदर है। आओ कालजयी, हम सोने की नाव का आनंद लेते हैं। क्षमा करें महाराज, आप इस सोने की नाव का आनंद लीजिए। आइए राजदूत, आप भी आइए। काश हम भी इस सोने की नाव में बैठकर नदी की सैर करते। कालजयी, तुम महाराज के साथ क्यों नहीं गए? ये सोने की नाव महाराज को तोहफे में मिली है, इसीलिए इस पर महाराज का ही अधिकार है। अरे अरे, ये क्या, अचानक तूफान आ गया? अरे वो देखो, महाराज की नाव पलट रही है। महाराज डूब रहे हैं। अरे कोई उन्हें बचाओ, नदी में कूदो, महाराज को बचाओ। जल्दी करो, महाराज की जान को खतरा है। कालजयी, तुम यहाँ मूर्ति बने खड़े हो, महाराज के प्राण संकट में हैं। होनी को कौन टाल सकता है मंत्री जी? वो देखिए, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। नदी में सैनिक महाराज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन महाराज कहीं दिखाई नहीं देते। महाराज की मृत्यु की खबर से पूरा उज्जैन शोक में डूब जाता है। हर कोई दुखी होता है। राजमहल से लेकर नगर की चौपाल तक विलाप सुनाई देता है। सभी इस अनहोनी घटना और उस मनहूस सोने की नाव की चर्चा करते हैं। सचमुच वो सोने की नाव मनहूस थी। तुमने सही कहा, सोना हर किसी को नहीं फलता। सोना लालच का भी तो प्रतीक है। महाराज को सोने की नाव में बैठने की क्या आवश्यकता थी? भैया, राजे महाराजे सोने चांदी में ही खेलते हैं, उनके लिए भला बुरा कुछ नहीं होता। नतीजा देख लिया ना, आज हमारे महाराज हमें छोड़कर चले गए। भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमारे विश्वास करने ना करने से क्या होगा? महाराज की जीवन लीला तो समाप्त हो गई। आश्चर्य की बात है, नदी से उनका शरीर भी नहीं मिला। इसमें ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि सोने की नाव और विदेशी राजदूत दोनों नहीं मिले। इस पूरी घटना में कालजयी ने कुछ नहीं किया। हाँ भैया, कालजयी उस समय नदी के तट पर ही मौजूद थे, फिर भी उसने ऐसी अनहोनी घटना हो जाने दी। समय बड़ा बलवान है, होनी को कौन टाल सकता है? तुम ठीक कह रहे हो। अब उज्जैन को कौन संभालेगा? मतलब हमारा अगला राजा कौन होगा? आज से उज्जैन के राजा हम होंगे। सेनापति, पूरे राज्य में ये संदेशा पहुंचा दो। हर गांव, हर बस्ती में मुनादी करवा दो। मेरे नाम का ऐलान करा दो, मेरे नाम का डंका बजा दो। आज से मैं उज्जैन का राजा। मंत्री जी, हम आपके इस निर्णय से सहमत नहीं है। आप उज्जैन के साथ धोखा कर रहे हैं। सेनापति जी, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम उज्जैन के राजा बनकर प्रजा का भला करना चाहते हैं। मेरा संदेह कालजयी पर है। महाराज की मृत्यु में उसका हाथ हो सकता है, इसीलिए उसे तुरंत बंदी बनाकर चौराहे पर मृत्यु दंड दिया जाए। जाओ सेनापति, कालजयी को पकड़ कर लाओ। कालजयी तुम्हारे सामने है। कालजयी, महाराज, महाराज तो जीवित हैं। सेनापति, गिरफ्तार कर लो दोनों को। सेनापति, इस गद्दार को बंदी बना लो। महाराज तेज प्रताप की जय हो। जय जयकार मेरी नहीं, कालजयी की करो, जिसने मुझे इस षड्यंत्र से जीवित बचा लिया। महाराज, आपको इस षड्यंत्र की भनक कैसे लगी? षड्यंत्र की भनक मुझे नहीं, कालजयी को लग गई थी। मैं तो उस सोने की नाव को तोहफे में पाकर खुश हो गया था। सोने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। कालजयी, तुमने महाराज को इस षड्यंत्र से कैसे बचाया? सेनापति जी, मैंने उस विदेशी राजदूत और उस गद्दार मंत्री की बात सुन ली थी। मैंने महाराज को सतर्क करना चाहा, लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात नहीं मानी।
तब मैंने महाराज को बचाने की योजना बना ली। सोने की नाव में बैठने से पहले कालजयी ने मुझे चेतावनी देकर मेरी आंखें खोल दी थी। फिर कालजयी ने अपने जादू से मुझे वहां से गायब कर दिया और मेरे हम शक्ल जादुई राजा को उस राजदूत के साथ नाव में बिठा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा है। इसका मतलब नदी में जो डूबा है वो आपका हम शक्ल जादुई राजा था? हाँ, जादुई राजा के साथ वो गद्दार विदेशी राजदूत भी डूबकर मर गया। ऐसा करने से इस मंत्री का विद्रोह भी सामने आ गया। सेनापति, कल चौराहे पर इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। आज की इस घटना ने मुझे यह सिखाया है कि राजा हो या रंक, उसे लालच नहीं करना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से कीमती तोहफा भी नहीं लेना चाहिए और तोहफा लेने से पहले उसकी नीयत, उसका मकसद जान लेना चाहिए। हमने सोने की नाव लेने से पहले ये सावधानियां नहीं बरती, इसलिए ऐसी अनहोनी घटना हमारे साथ हो गई। अब हम शपथ लेते हैं कि आगे से किसी भी अनजान या धनवान व्यक्ति से मूल्यवान तोहफा नहीं लेंगे, लेकिन कालजयी को सबसे मूल्यवान तोहफा जरूर देंगे। पारमपुरी नाम का एक गांव था जहां पर मंजोत अपनी पत्नी ऋचा के साथ रहता था। मंजोत गांव में लकड़ी काटकर लोगों के घर बनाता था और मरम्मत भी किया करता था। मंजोत दिल का साफ इंसान था। सारे गांव वाले उसे अच्छा मानते थे। जो मजा लोगों के घर बनाने में है, वो आनंद और किसी भी चीज में नहीं है। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही। बारिश के महीने में काम जो इतना मिल रहा है आपको, इसीलिए इतने खुश हैं आप। हाँ हाँ, काम मिल रहा है तो क्या, लोगों के घरों को बारिश से बचाना काम है मेरा। तुम ही लोगों का अच्छा करते रहते हो, मगर गांव वाले तो जरा भी अच्छे नहीं हैं। आए दिन चोरी की खबरें, जमींदारनी का प्रधान से जलना, एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, लोगों के पीठ पीछे बुराइयां करना, यही सब चलता रहता है गांव में। अगर सब बुरा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनके साथ बुरा ही करें। अच्छा छोड़ो, मैं निकलता हूँ, मुझे आज प्रधान जी का नया घर बनाना है। मंजोत कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचता है और पेड़ काटने लगता है। आज तो लगता है कि ये पूरा दिन इस पेड़ को काटने में ही चला जाएगा। जल्दी से पेड़ की लकड़ियां काट लेता हूँ, फिर प्रधान जी का नया घर बनाना शुरू करूंगा। जंगल में बारिश होने लगती है और आसमान से एक इंसान नीचे आता है, जिसके बाएं हाथ में एक छोटा बादल था। जी, आप कौन हैं? मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना जान लो कि मैं बारिश की ओर से आया हूँ और जल्दी ही गांव में बाढ़ आ जाएगी, जिस वजह से ना कोई घर में रह पाएगा और ना ही कोई घर के बाहर। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो जमीन पर पैर रख पाएगा। मगर क्यों? ऐसे तो सब मर जाएंगे। इस गांव के लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। एक तुम ही यहाँ पर हो जो सबसे ज्यादा नेक दिल हो। ध्यान से सुनो, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एक बड़ा जहाज तैयार करो और जितने लोग उसमें आ सकते हैं उतने लोगों को अपने जहाज में बिठा लो। मेरे हाथ में जो बादल का कर्ण है, ये जल्दी ही काले बादल में बदल जाएगा और सुनामी की लहर इस गांव को अपने साथ ले जाएगी। मगर मैं इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगा? बरसात की ओर से आया हुआ व्यक्ति मंजोत को एक बड़ी सोने की कुल्हाड़ी देता है। इससे तुम एक बार में ही पेड़ काट सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही इस्तेमाल करना। इसे छूते ही तुम्हारे पास अति मानव लकड़हारे की शक्तियां आ जाएंगी। जाओ और जो मैंने कार्य सौंपा है उसे पूरा करो। मंजोत प्रधान को जाकर सारी बातें बता देता है। अगर ऐसा है तो तुम जहाज बनाना शुरू कर दो। मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें ये खबर सुनाता हूँ। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मंजोत जंगल में जाता है
और उस कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है। मंजोत बड़ी सी जहाज बनाना शुरू कर देता है और दूसरी ओर प्रधान गांव वालों की बैठक बुलाकर उन्हें सारी बातें बताता है। अच्छा, तो अब ये प्रधान जी कुछ नया नाटक लेकर आए हैं। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। ये नाटक नहीं है, ये सच है। तुम खुद अपनी आंखों से देख सकती हो कि बारिश कई दिनों से रुक ही नहीं रही है। 1 हफ्ते बाद ये गांव पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। गांव वाले प्रधान की बात मान लेते हैं, मगर जमींदारनी जहाज में बैठने से मना कर देती है और सिर्फ 1 हफ्ते बाद मंजोत एक बड़ी जहाज बना लेता है। जमींदारनी को छोड़ प्रधान और गांव के लोग जहाज में चढ़ जाते हैं। गांव में सन्नाटा सा छा जाता है। फिर एक बड़ी लहर गांव में प्रवेश करती है। देखो देखो, पानी की लहर पूरे गांव को नष्ट करने के लिए आ गई है। मगर हम सबको इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये जहाज बचा लेगा। जमींदारनी जहाज की तरफ चली आती है। अरे रुको, रुको मेरे लिए, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मंजोत जमींदारनी को भी जहाज में ले लेता है और सुनामी पूरे गांव को अपने अंदर समेट लेती है। बाल बाल बच गई मैं। जमींदारनी जहाज को देखती है और स्थिर रह जाती है। ओह, ये कितनी बड़ी जहाज है, मगर यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियां क्यों रखी हुई हैं? मंजोत गांव वालों से कहता है, गांव वालों ध्यान से सुनो, इन लकड़ियों को मैंने आप लोगों के लिए जमा किया है। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं जहाज में आप लोगों के लिए घर बना सकूं। वाह मंजोत, तुम ना होते तो हमारा क्या होता। सबके घर समानता से बनाए जाएंगे। घर में रहने वाले परिवार के हिसाब से घर को बनाया जाएगा। जी, अगर घर में कम सदस्य रहते हैं तो उनके लिए एक छोटा घर बनाया जाएगा, और अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो बड़ा घर बनाया जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे ज्यादा जमीनें इस जहाज में चाहिए। गांव में मेरे जमीन ज्यादा थे। चुप रहो, ये गांव नहीं है जहां जो चाहो वो करो। किस हक से तुम बड़ा घर मांग रही हो? मंजोत ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हाँ हाँ, अभी तुम जमींदारनी नहीं हो, एक आम इंसान हो, हमारी तरह। सब अपना अपना घर बनाने लगते हैं और जमींदारनी असलियत को पचा नहीं पाती है। एक समय था जब मेरे पास बेमिसाल दौलत और शोहरत थी। जमीनों की कभी कमी नहीं थी। खेतों का खान पान भी बढ़िया था। सब इज्जत से पेश आते थे। ये सब एक ही बार में मेरे हाथ से चला गया, सब इस सुनामी की वजह से। अब सब लोग सिर्फ उस मंजोत और प्रधान को ही इज्जत देते हैं। मुझे कुछ करना होगा। तभी जमींदारनी का पुराना कर्मचारी वीरू उसके पास आता है। आओ वीरू आओ, क्या हुआ? जब से जहाज में आए तब से मिलने नहीं आए। काम वगैरह नहीं करना है क्या? चल बता, ये मंजोत के कुल्हाड़ी का क्या चक्कर है? जी, मंजोत के पास कुल्हाड़ी है तो उसके पास अति मानव की शक्तियां आ जाती हैं। और तो और मैंने तो ये भी देखा है कि उस कुल्हाड़ी से जब पेड़ को काटा जाता है तो वो पेड़ फिर से उग जाता है और फल भी देने लगता है। और मालकिन जी, रही बात काम की, तो मैं आपके लिए अब आगे से काम नहीं करने वाला। इतना कहकर वीरू वहां से चला जाता है और दूसरी ओर प्रधान और मंजोत जहाज में सबके लिए बराबरी का घर बना लेते हैं। जमींदारनी को भी एक घर मिलता है जो सिर्फ एक इंसान के रहने बराबर ही होता है। नहीं नहीं, मैं कभी यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा घर इससे काफी बड़ा था। इस घर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। मुझे सब वापस लेना होगा। मैं उस मंजोत से सब छीन लूंगी। मंजोत और प्रधान जहाज पर बची लकड़ी को काट रहे थे। तभी जमींदारनी हाथ में लड्डू लेकर वहां पहुंचती है। प्रधान और मंजोत, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, गांव वाले और मेरी मदद करने के लिए। मुझे नया घर देने के लिए भी शुक्रिया। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लड्डू लेकर आई हूँ। लीजिए, खाइए ना। वाह, आज इस जहाज के गांव में नया चांद कैसे खिल गया?
बहुत खुश लग रही हो जमींदारनी। हाँ हाँ, हम भी खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो लाइए, दीजिए लड्डू। प्रधान और मंजोत लड्डू खा लेते हैं। खा के थोड़ी ही देर में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। और जमींदारनी मंजोत की कुल्हाड़ी को चुरा लेती है और अपने घर के पास आ जाती है। अब आएगा मजा। मैं अपना घर इस जहाज में सबसे बड़ा बनाऊंगी। फिर से एक बार मेरा डंका बजेगा। गांव में एक बार फिर लोग मेरी इज्जत करेंगे और मेरे नीचे काम करेंगे। जमींदारनी कुल्हाड़ी लेती है। ये कुल्हाड़ी तो काफी शक्तिशाली है। इसे पकड़कर मानो मुझ में अलग सा बल आ गया हो। अब आएगा मजा जब मैं दूसरों के घर भी इस कुल्हाड़ी के दम से लूटने लगूंगी। जमींदारनी आजू बाजू के सारे घर तोड़ देती है और उनके घर की लकड़ियों से खुद का एक महल बनाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर मंजोत और प्रधान जब होश में आते हैं, गांव का तब तक काया ही पलट जाता है। जहाज में जमींदारनी का महल बन जाता है। प्रधान और मंजोत जमींदारनी से मिलते हैं। जमींदारनी, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्या तुम समय को आंक नहीं पाती हो? ये समय अपने स्वार्थ के लिए काम करने का नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी आपने मुझसे चुराई है। वो मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे वापस कर दीजिए। नहीं, ये कुल्हाड़ी मुझे बरसात की ओर से आए व्यक्ति ने दी है और कहा है कि मैं इससे जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं वो सब बनाऊंगी इस जहाज में जो एक समय पर मेरा हुआ करता था। चलो, मुझे और भी काम है, मैं निकलती हूँ। जमींदारनी वहां से निकल जाती है। झूठ, ये साफ झूठ कहा जमींदारनी ने। ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। मैं जानता हूँ मंजोत, और मुझे विश्वास है कि जिसने तुम्हें ये कुल्हाड़ी दी थी वो ये सब देख रहा है और वही जमींदारनी को उसके किए का जवाब देगा। तभी आसमान में बिजली गरजने लगती है। बादल काले हो जाते हैं और बरसात की ओर से आया आदमी फिर अपने हाथ में बादल का कण लिए प्रकट होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने ये कुल्हाड़ी मंजोत को दी थी, तो ये मुझे अभी किसी लालची के हाथ में क्यों दिखाई दे रही है? भीग गया सारा गांव, मगर फिर भी तुम एक बात ना समझी। जाओ, तुम्हारे बड़े खेत और मकान जिसे तुम इतना चाहती हो, अब मैं देखता हूँ कि तुम अब सब लेकर जो तुम्हारा था क्या पाती हो। मगर मेरा घर और खेत गांव में है और गांव पूरे तरीके से पानी में है। जमींदारनी के हाथ से कुल्हाड़ी गायब हो जाती है और उसे वो बारिश का व्यक्ति जहाज से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह कुल्हाड़ी मंजोत के घर पर होती है। प्रधान और मंजोत गांव में फिर से सबके घर बराबरी से बना लेते हैं और आगे से सब खुशहाली से जहाज के गांव में रहने लगते हैं। मालपुरा गांव में दिनेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह लकड़ी का काम करता था और उसी में मस्त रहता था। उसी गांव में एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था। उसका भी दिनेश की उम्र का एक बेटा था। उसका नाम तरुण था। तरुण को अपने बाप के पैसों का बहुत घमंड था और वह अक्सर एरोप्लेन में बैठकर नई नई जगहों की सैर करने का शौकीन था। वह जब किसी नई जगह की सैर करके गांव लौटता था तो गांव वालों के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता था। एक दिन तरुण अपनी कार रोककर गांव वालों से बात करता है। राम राम छोटे जमींदार, कहाँ घूमने आए हैं? जहाँ अमीर लोगों को घूमना चाहिए। एरोप्लेन में बैठकर बादलों की सैर करके आया हूँ। कभी देखा है तुमने एरोप्लेन? हाँ, जमीन पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए कई बार देखा है। हम तो एरोप्लेन जमीन से आसमान में उड़ते हुए ही देख सकते हैं। तुम गरीब बैलगाड़ी छाप और कर भी क्या सकते हो? तरुण गरीब गांव वालों पर यह ताना कसकर निकल जाता है, मगर गरीब गांव वालों को उस घमंडी तरुण पर गुस्सा आता है। घमंडी जमींदार का बेटा हमेशा गरीबों को नीचा दिखाने पर लगा रहता है, मानो उस उड़ने वाले जहाज में बैठने वाला दुनिया का यही अकेला आदमी हो। घमंडी हाथी है ससुरा, तभी तो इतनी लंबी नाक है। पर हम भी चींटी हैं, चींटी। इसकी लंबी नाक में घुस जाएं तो इसकी नाक में दम कर देंगे, निकम्मा कहीं का। एक दिन दिनेश का बेटा राका
उससे लकड़ी का छोटा एरोप्लेन बनवाने के लिए जिद कर रहा होता है। पापा पापा, हमारे लिए लकड़ी का एरोप्लेन बना दो, हमें एरोप्लेन से खेलना है। नहीं नहीं, एरोप्लेन से खेल कर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए बैलगाड़ी बना देता हूँ। दिनेश की यह बात सुनकर उसकी पत्नी आशा को गुस्सा आ जाता है और वह दिनेश को खरी खोटी सुनाने लगती है। आप भी कमाल करते हो जी, बच्चा एरोप्लेन बनाने को कह रहा है और आप बैलगाड़ी बनाने पर अड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? कहीं बच्चा एरोप्लेन से गिरकर चोट न खा ले, इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। ये कहो ना कि जमींदार के बेटे से डरते हो, कहीं उसने तुम्हारे बेटे को एरोप्लेन से खेलते देख लिया तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। यह सुनकर दिनेश में थोड़ा जोश पैदा हो जाता है और वह जमींदार के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा लेता है। क्या मैं उससे डरता हूँ? वो नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दिनेश यह कह रहा था कि तभी वहाँ बसंती आ जाती है। आशा, बहन पेट में अफारे की दिक्कत है, कहो तो इलाज कर लूं? कर लो बसंती बहन। सुना है वो जमींदार का घमंडी बेटा शादी करने वाला है और शादी से पहले हेलीकॉप्टर खरीद कर ला रहा है। हेलीकॉप्टर! यह सुनकर दिनेश अफारे का मतलब तुरंत से समझ जाता है। यह हेलीकॉप्टर क्या होता है? ये मूर्ख हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर कह रही है। हेलीकॉप्टर छोटा हवाई जहाज होता है। यह सुनकर आशा फिर से दिनेश पर ताने मारते हुए कहती है, वह अमीर बाप की औलाद है बहन, उसका बाप तो उसे असली वाला हेलीकॉप्टर दिलाने की हिम्मत रखता है और एक ये बाप है जो बच्चे के लिए लकड़ी का हेलीकॉप्टर भी बनाने का दम नहीं रखता। ऐसा मत बोलो आशा, मैं चाहूँ तो लकड़ी का पूरा एरोप्लेन भी बना सकता हूँ। तो फिर बनाओ ना, मुहूर्त के लिए पंडित बैठाने पड़ेंगे क्या? यह कहकर जैसे ही आशा चुप होती है, बसंती बोलने लगती है, मैं तो कहती हूँ कि जरूर बनाओ। उस घमंडी का घमंड चूर करने के लिए गरीबों के पास भी एक हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए, भले लकड़ी का ही क्यों ना हो। फिर जमींदार का बेटा गांव में असली हेलीकॉप्टर ले आता है और जमींदार गांव वालों को अपने घर बुलाकर समझाता है, तुम सब आज से सड़क पर बाजार लगाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे सड़क खाली चाहिए। मेरा बेटा हेलीकॉप्टर खरीद कर लाया है और उसे उड़ाने के लिए सड़क तो चाहिए ना। हेलीकॉप्टर ही लाया है ना, कोई एरोप्लेन तो नहीं लाया है जिसे उड़ाने के लिए सड़क चाहिए। तू चुप कर बे गरीब, तेरी हेलीकॉप्टर खरीदने की औकात नहीं और बात करता है एरोप्लेन की। जमींदार के घमंडी बेटे का यह बोल सुनकर दिनेश कहता है, अगर तुझे इतना घमंड है तो मैं लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर तेरे इसी हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा दूंगा, फिर तो तू मान जाएगा ना। अगर तू लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर उसे हमारे हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा देगा तो मैं अपनी हवेली और खेत तेरे नाम करके गांव छोड़ दूंगा। और अगर मैं ये न कर सका तो मैं भी अपना सब कुछ तुम लोगों को देकर गांव छोड़ दूंगा, ठीक है? दिनेश की इस बात से तरुण खुश न हुआ और बोला, तुम्हें अकेले नहीं बल्कि सारे गरीबों को गांव छोड़कर जाना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। क्यों भाई गांव वालों, मंजूर है तुम्हें? दिनेश पहुंचा हुआ खिलाड़ी था और ऊपर से गांव वाले जमींदार के घमंडी बेटे के घमंड से भी तंग आ गए थे, इसलिए सब ने बिना विचार किए ही हामी भर दी। हाँ, हम सबको आपकी शर्त मंजूर है। उस दिन के बाद दिनेश दिन रात लकड़ी का एरोप्लेन बनाने में लग जाता है और जमींदार मन ही मन यह सोचकर खुश होता रहता है कि अब तो गांव के सब गरीब किसानों के घर और खेत उसके हो जाएंगे, क्योंकि दिनेश का लकड़ी का एरोप्लेन उसके असली हेलीकॉप्टर के सामने एक खिलौना ही साबित होगा। क्या बे दिनेश, तो कुछ कर भी सकेगा या अपने साथ साथ हमें भी डुबोएगा? तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा एरोप्लेन बनाऊंगा जिसमें गांव के सभी गरीब बैठकर आसमान में उड़ते दिखाई देंगे। देख लेना, कहीं हम आसमान में उड़ने के बजाय गांव छोड़ने के लिए सड़क पर धूल उड़ाते ना नजर आए। इस तरह 1 महीना बीत जाता है और दिनेश कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जमा करके लकड़ी का एक बहुत बड़ा एरोप्लेन बना लेता है। ये पूरा एरोप्लेन कार के पहियों पर खड़ा था। इस एरोप्लेन को देखकर जमींदार और उसका बेटा दोनों हंसने लगते हैं। अरे ये एरोप्लेन बनाया है या लकड़ी की बास? आसमान में उड़ना तो दूर, इसका तो सड़क पर चलना भी मुश्किल है। उनकी ये बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और दिनेश की तरफ संदेह से देखने लगते हैं। अरे भाइयों, उनकी बातों को भूलकर एरोप्लेन में लगी लकड़ी की सीटों पर बैठ जाइए।
आपके बैठते ही ये अपने आप चलने लगेगा और फिर आसमान में उड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर गांव वाले मन मारकर एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और फिर जमींदार और उसका बेटा भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही मिनटों में जमींदार का हेलीकॉप्टर तो आसमान के चक्कर काटने लगता है, मगर दिनेश का एरोप्लेन चींटी की चाल से सड़क पर ही चलता रह जाता है। अरे उड़ना तो दूर, ये तो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा है। अरे मरवा दिया, अब तो खाली हाथ गांव छोड़ना पड़ेगा। चुप करके बैठो, एरोप्लेन तेजी से दौड़ते हुए आसमान में उड़ने वाला है। दिनेश का यह कहना था कि लकड़ी के एरोप्लेन में न जाने कहां से जान आ गई। वह सचमुच ही दौड़ते हुए आसमान में उड़ने लगा और जमींदार के हेलीकॉप्टर की बगल में से होते हुए उससे आगे निकल गया। इस तरह जमींदार की हार हुई और उसके घमंडी बेटे का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे दोनों बाप बेटा अपनी हवेली और खेत दिनेश को देकर शहर चले गए। फिर दिनेश ने हवेली अपने पास रख ली और खेत सब गांव वालों में बांट दिए। इस तरह सब गांव वाले दिनेश की बुद्धिमत्ता को मान गए। गोकुलपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत ही पिछड़ी हुई जिंदगी जी रहे थे। जहां हर गांव शहर में तब्दील हो रहा था, वहीं पर किसी भी सरकार ने गोकुलपुर पर ध्यान ही नहीं दिया। ना अच्छे सड़क, ना ही कोई ट्रेन की सुविधा थी वहां। उसी गांव में संजय नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी मीना भी रहती थी। गांव में हॉस्पिटल न होने की वजह से संजय को मीना को हमेशा अपने बैलगाड़ी में दूसरे गांव ले जाना पड़ता था, जिससे मीना को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। मीना, अब तो समय के साथ बैलगाड़ी में जाना और आना और कठिन हो गया है। अगर एक ट्रेन की सुविधा इस गांव में होती तो एक गांव से दूसरे गांव जाना कितना आसान होता, पर कोई सरकार हमारे गांव की तरफ देखता भी नहीं है। मैंने सरकार को इस विषय पर कई सारे पत्र भेजे, पर सरकार ने आज तक कोई उत्तर नहीं भेजा। आज गांव में इस विषय को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। तुम आराम करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ना सरकार ढंग का रास्ता बना रही है और ना ही ट्रेन की सुविधा दे पा रही है। इतने पत्र सरकार को भेजने के बाद भी एक भी उत्तर वहां से नहीं आया। उन्हीं गांव वालों के बीच रमेश नाम का एक व्यक्ति बैठा था, जो कि गांव का मुखिया बनना चाहता था। अरे कोई बात नहीं मुखिया जी, हम एक गांव से दूसरे गांव बैलों से भी तो जा सकते हैं। हमें ट्रेन या रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मुखिया जी। मेरी पत्नी मीना गर्भवती है और अस्पताल दूसरे गांव में है और वहां जाने के लिए हमें पहाड़ों वाले रास्ते से जाना पड़ता है और उसमें बहुत खतरा है और साथ ही साथ तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। तुम्हारी बैलगाड़ी ही खराब होगी, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही होगी। नहीं रमेश, संजय ठीक कह रहा है। गांव के लोगों को पहाड़ के रास्ते से जाने में तकलीफ तो होती है। ये सुनकर कि मुखिया संजय का साथ दे रहा है, रमेश आग बबूला हो गया। फिर संजय साहब, अब ये भी बता दीजिए कि इस समस्या से हम निकले कैसे? हम सारे गांव वासियों को मिलकर सरकार को खत लिखना चाहिए, फिर उन्हें हमारे खत का जवाब देना ही पड़ेगा। भेजते रहो खत। इतने खत हम पहले ही भेज चुके हैं, उनका तो कोई उत्तर आया नहीं। मुझे तो लगता है कि सरकार हमारे खतों को रद्दियों में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा रही है। बात तो ये भी है संजय कि इतने खत हम पहले ही लिख चुके हैं, उनका भी अब तक कोई उत्तर नहीं आया। ये सुनकर संजय निराश हो गया। थोड़ी ही देर में सब अपने अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मुझे और दवाइयों की जरूरत है, लेकिन इस गांव में कहीं भी ये दवाइयाँ नहीं मिलती। तुम आराम करो मीना, मैं अभी अपनी बैलगाड़ी से दूसरे गांव जाकर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। संजय अपनी बैलगाड़ी में बैठता है और तुरंत दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, जिसके हाथ में पाइप से बनी हुई छड़ी होती है। वो बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ों के रास्ते से दूसरे गांव जा रहा होता है। संजय उसे देखकर कहता है, चाचा जी,
आप कहाँ जा रहे हैं? आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ से दूसरा गांव बहुत दूरी पर है। आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आ जाइए, मेरी बैलगाड़ी पर बैठ जाइए। वो बूढ़ा व्यक्ति संजय के गाड़ी में बैठ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति संजय का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगता है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई चिंता सता रही है? अब क्या बताऊं चाचा जी, मेरे गांव में एक बड़ी समस्या है। हमारे गांव में ना ही अस्पताल है और ना ही कोई सुविधा। हमें हर काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन काम है। मैंने सरकार को ट्रेन के लिए इतने सारे खत लिखे, पर सरकार की तरफ से एक भी खत का उत्तर वापस नहीं आया। ऊपर से हमेशा एक डर सर पर रहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे हर महीने अस्पताल ले जाना और लाना पड़ता है। उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बस एक ट्रेन की सुविधा गांव में हो जाती तो सब ठीक हो जाता। संजय ने सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। थोड़ी ही देर में वो लोग दूसरे गांव पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर तुम ये मेरी पाइप की छड़ी रख लो। ये कोई ऐसी वैसी पाइप नहीं है। ये पाइप मुझे एक संत ने मेरी ईमानदारी को देखकर दिया था। इस पाइप को तुम जमीन में गाड़ दो। अगले दिन ये तुम्हें कई सारे पाइप देगा, जिससे तुम जो चाहे वो बना सकोगे, और ये तुम्हारे गांव की रक्षा भी करेगा। ये सुनकर संजय को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी संजय ने वो पाइप ले लिया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। संजय दवाई लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये लो मीना, दवाई खा लो। मीना संजय के हाथ में पाइप देखकर पूछती है, ये आपके हाथ में किस तरह का पाइप है जी? ये पाइप मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने दी है। संजय अपनी पत्नी मीना को सारी बात बताता है जो उसके साथ घटी थी, जिस पर मीना कहती है, आप आज ही इस पाइप को जमीन के नीचे गाड़ दीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये पाइप जादुई है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर ये बात सच हुई तो गांव का कल्याण हो जाएगा ना? ये सुनकर संजय पाइप को जमीन में गाड़ देता है और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वहाँ एक पेड़ पर कई सारे पाइप लगे होते हैं, जिसे देखकर संजय हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये तो सच में जादुई पाइप है। मैं अभी जाकर मुखिया और सारे गांव वालों को बुला कर लाता हूँ। संजय मुखिया और गांव वालों को बुलाता है और सारी बात बताता है, जिस पर मुखिया कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मगर हम इतने सारे पाइप का करेंगे क्या? ये पाइप ऐसी वैसी पाइप नहीं है। इस पाइप से हम जो भी बनाएंगे वो चीज बन जाएगी। लेकिन हम इससे क्या बनाने वाले हैं? हम सब मिलकर इस पाइप से एक ट्रेन बनाएंगे, जो हमें दूसरे गांव से जोड़ कर रखेगी। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए और ट्रेन बनाने लगे। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन बनकर तैयार हो गई। वाह, इस ट्रेन के बाद अब हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सामान लाना ले जाना सब आसान हो जाएगा और इस गांव की प्रगति भी होगी। सही कहा आपने। ये देखकर रमेश को जरा भी अच्छा नहीं लगा और वो हंसते हुए कहता है, ये देखो, पाइप से ट्रेन बनाई है। कभी तुमने सुना है पाइप के ट्रेन के बारे में? ये ट्रेन चलेगी ना? वो तो जब हम इसमें बैठेंगे तो पता चल जाएगा रमेश। संजय सारे गांव वालों को बुलाकर कहता है, आओ सब, अब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। जिस पर रमेश कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा इस ट्रेन में। ये चलने वाली नहीं है। पता चला कि ये टूटकर हम पर ही गिर गई। रमेश ने लोगों को डराने की कोशिश की और कई सारे लोगों ने ट्रेन में पहले बैठने से मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं भी नहीं बैठूंगा इसमें। हाँ, मैं भी नहीं बैठूंगा। पता नहीं कब कौन सा अनर्थ हो जाए। ये सुनकर मुखिया रमेश पर क्रोधित हो उठा। अगर तुम्हें नहीं बैठना तो मत बैठो। गांव वालों को डराकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? हमेशा सत्ता हासिल करने के पीछे पड़े रहते हो, पर कभी अपने दिल से इस गांव के बारे में भी सोचा करो।
जाने दीजिए मुखिया जी, हम ट्रेन में बैठते हैं, देखते हैं कि ये रमेश सही है या फिर मैं। जैसे ही लोग ट्रेन में बैठते हैं वैसे ही ट्रेन चलने लगती है और सारे लोग खुशी से भर जाते हैं। फिर सारा गांव ट्रेन का इस्तेमाल करता है, पर ये सब देखकर रमेश एक बार फिर आग बबूला हो जाता है। ये ट्रेन जब से आई है तब से सभी गांव वाले इस मुखिया और संजय की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी इस गांव का सरपंच नहीं बन पाऊंगा। रमेश कुछ गांव के लोगों को जमा करता है और उनसे कहता है, मुझे ये ट्रेन, मैं किसी भी हाल में इस ट्रेन को इस गांव में चलने नहीं दे सकता। हम आज ही रात जब सब सो जाएंगे तो इस जादुई पाइप की ट्रेन पर तेल डालकर आग लगा देंगे और फिर जब मैं मुखिया बनूंगा तब तुम सबको एक अच्छी नौकरी दे दूंगा। ये सुनकर वो लोग रमेश के साथ हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है वैसे ही रमेश और वो लोग ट्रेन में तेल लेकर घुसते हैं और फिर रमेश कहता है, बहुत पाइप की ट्रेन कर रहे थे ना, आज इसका काम यहीं तमाम कर देता हूँ। पर जैसे ही रमेश और वो लोग पाइप के ट्रेन में आग लगाने की कोशिश करते हैं वैसे ही ट्रेन के कुछ पाइप जादुई तरीके से बाहर आकर उन्हें पीटने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कैसे? ये तो नामुमकिन है। फिर वो पाइप ट्रेन में ही जेल बनाकर उन्हें कैद कर लेती है और जब अगली सुबह होती है तो संजय और मुखिया ट्रेन में चढ़ते हैं और रमेश को कैद देखते हैं। अरे ये क्या, तुम और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं समझ गया मुखिया जी, इनके हाथों में तेल है, जरूर ये लोग इस ट्रेन को नुकसान पहुँचाने आए होंगे। तब मुखिया रमेश से पूछता है, क्या ये बात सच है रमेश? नहीं, ये बात सच नहीं है, मैं तो सिर्फ इस ट्रेन में बैठने आया था। जैसे ही रमेश ये झूठ बोलता है वैसे ही एक पाइप उसके सिर पर पड़ती है। नहीं, ये सच नहीं है, वरना ये पाइप की ट्रेन ऐसा नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी और संजय, मैं सत्ता के लालच में अंधा हो गया था और इस ट्रेन को जलाने वाला था। मुझे मेरे किए पर पछतावा है, मैं फिर ऐसा कुछ कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर गांव वाले चिल्लाकर कहने लगते हैं, गांव से निकाल दो इसे, गांव से निकाल दो इसे। रमेश, तुम आज और इसी वक्त इस गांव से निकाले जाते हो। मुखिया जी, मुझे लगता है हमें रमेश को एक और मौका देना चाहिए, उसे उसके किए पर पछतावा है। ये सुनकर मुखिया कहता है, अगर तुम कहते हो तो रमेश को एक मौका और देते हैं, पर ध्यान रहे रमेश, अगर ऐसी गलती वापस हुई तो तुम्हें इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर रमेश सबसे माफी मांगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया संजय। कोई बात नहीं रमेश, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, मैं बस इसी बात से बहुत खुश हूँ। बौरा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बहुत खराब है, बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। बच्चों, जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो, अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में कॉपी भीग जाने के डर से सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सबके चले जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती हैं तो देखती हैं कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम लोग इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा।
अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, मैं उस पर साइन करके गांव प्रधान की मुहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा, ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मुहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना दिया है। मैं इसकी एक कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नया स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नए स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है, पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो 1 साल होने को है। अभी तक नया स्कूल बनने का कोई संकेत तक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? 1 साल बीत चुका है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उन पैसों को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इन लोगों ने तो बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ? मैं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बहुत खुश थे, पर तभी अचानक से बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े एक खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती हैं और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों, हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर मैडम, इस रिक्शा में तो सिर्फ हम 4 लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कोई उपाय निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ। मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती हैं। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बनाकर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शा का स्कूल ना देखा है और ना ही सुना है। पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं। क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आप सिर्फ मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी पाठशाला बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब वो मैकेनिक सभी खराब पड़े रिक्शा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और वेल्डिंग करके जोड़ देता है। ये
लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है। पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं इतना भी काम फ्री में नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी सुधा को तो आप ही पढ़ाती है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टी होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है। सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए शुभकामनाएं। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल ना होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करती है।